हाय। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज से हम एक नया वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जो होगा डॉट नेट कोर के बेसिस पे। बहुत सारे फ्रेंड्स और मेरे पुराने कलीग्स हैं, उन्होंने भी थोड़ा सजेस्ट किया कि एक डॉट नेट कोर की वेब वीडियो सीरीज हम एक स्टार्ट करें यूट्यूब पे, ताकि जो न्यू कमर्स है, फ्रेशर स्टूडेंट्स है, उनको थोड़ा सा समझ में आए। सो बेटर है हम थोड़ा उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ओके। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम डॉट नेट कोर क्यों स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल। तो डॉट नेट कोर स्टार्ट करने का एक इम्पोर्टेंस है, जैसे कि डॉट नेट फ्रेमवर्क में कुछ लिमिटेशंस थे। वो लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट कोर निकाला। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क जो होता है वो फुल्ली सपोर्टेड था विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे, मतलब आपके आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी थी। लेकिन जैसे ही डॉट नेट कोर को लॉन्च किया गया, तो उसमें सबसे पहले यही देखा गया कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी हो जाए। दैट मीन्स हम जैसे जावा या फिर पाइथन को बोलते हैं राइट वंस रन एनीवेयर, करेक्ट। बुरा नाम का कॉन्सेप्ट होता है। सो सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पर भी आएगा डॉट नेट कोर में, कि डॉट नेट कोर में हम कोड कोई भी लिखे, मतलब एक ऑब्वियसली कोई भी इन द सेंस जो रनिंग कोड होगा, हमारा कंप्लीट कोड होगा, वो हमें सिर्फ एक बार करना है और हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको होस्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी ये मेरा अपना सॉल्व हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये पहला फ्रेमवर्क दिया था फिलहाल के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, कि जो ओपन सोर्स था। ओके। उसके बाद उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स भी बहुत अच्छे हैं उसके। जैसे कि JIT कंपाइलेशन बहुत अच्छा है उसका। अ, उसके बाद में लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी आते हैं, जैसे ओपन सोर्स टर्म्स में हम बहुत बार पढ़ते हैं LTS करके। सो डॉट नेट कोर इज ओपन सोर्स एंड काइंड ऑफ LTS सपोर्ट। सो डॉट नेट कोर क्या है, जैसे हमने अभी स्टार्ट में ही बताया था मैंने आपको, कि एक नया वर्जन है डॉट नेट फ्रेमवर्क का, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। लेकिन इसको पब्लिश करने के लिए उन्होंने कोई एक प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन लाइसेंस नहीं लगाया। उसको उन्होंने फ्री ओपन सोर्स लगाया है। जनरल पर्पस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके। जनरली इसको डिजाइन करने का मोटो ये था कि हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन बने, हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बने, मॉडर्न एप्लीकेशन बने दैट कैन बी होस्ट ऑन रन ऑन विंडोज, मैकिन्टोश एंड लिनक्स एज वेल। ओके। ये जनरली एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है, जो हमें अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस बनाने के लिए हेल्प करे। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी ले, तो हमारा हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं मल्टीपल UI, मल्टीपल टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए यूज करूँ। सो यही मेरा डॉट नेट कोर का एप्लीकेशन बन सकता है। ओके, मतलब हमें ये प्रोवाइड करता है, जैसे कि अगर मैं डॉट नेट कोर का यूज करूँ तो वही प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर रहेगा, वही लाइन ऑफ कोड रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ कोड वही रहेगा। सिर्फ हम वही यूज करेंगे और आप मल्टीपल एप्लीकेशंस बनाएंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन हो गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, कोई माइक्रो सर्विसेज हो गई, APIs वगैरह हम जो जनरली हम यूज कर सकते हैं। ठीक। तो इंट्रोडक्शन तो मेरे ख्याल से काफी हो गया। दूसरी बात आएगा कि डॉट नेट कोर हमें CLI टूल्स बहुत सारे जिसको हम कमांड लाइन से भी इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं। बेटर वे है कि माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो हम यूज करें, कैसे भी हम थोड़ा बहुत इजी टू हैंडी हो जाता है ना कोई चीजें करने के लिए। सो इट इज गुड इनफ। ओके। उसके बाद आता है कि वाइड स्प्रेड हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबल होती है, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, और इजी कॉम्पेटेबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला वर्जन जो उन्होंने लॉन्च किया था वो था डॉट नेट कोर 1.0, जो लॉन्च हुआ था 2016 में। उसके बाद 1.1 आया नवंबर 2016 में। उसके बाद 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1 एंड डायरेक्टली उसके बाद आया है 5, जो 2020 में आया। फिर 5 के बाद 6 2021 में, 22 में आया 7 वर्जन। उसके बाद आया 2023 में 8, और रिसेंटली हम उसको 8 भी यूज कर रहे हैं और 9 वर्जन भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का जो वर्जन है 2022 या फिर 23, वट एवर यू, जो आप डाउनलोड करके यूज कर सको कम्युनिटी एडिशन में, मैं प्रिफर करूंगा कम्युनिटी एडिशन यूज करें।
तो उसके साथ आपको बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट कोर यूज मतलब इंस्टॉल मिल जाएगा। ओके, सो आफ्टर इंस्टॉलेशन प्रोसेस सबसे पहले हमें यूज करना है यहाँ से डॉट नेट के लिए, मतलब कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो जैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे मेरे लिए आएगा एक प्रोजेक्ट का टेम्पलेट। जैसे मुझे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट बनाने होते हैं विद सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैं वो बना सकता हूँ। जैसे मुझे एपीआई बनाना था, या फिर मुझे वेब एप्लीकेशन बनाना था, मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना था, या फिर मुझे माइक्रो सर्विसेज बनानी थी, शेड्यूलर बनाने थे, वो मैं बना सकता हूँ। ओके, सो सिंपली तो हम जनरली यहाँ पे बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एएसपी डॉट नेट कोर का एमवीसी एप्लीकेशन। फिलहाल के लिए अलग अलग टाइप है, तो पहले हम एमवीसी कंप्लीट कर लेंगे। कुछ उसकी जो वीडियो सीरीज होगी वो हम एमवीसी के ही तौर से देखेंगे। बाद में हम फिर से एपीआई देखेंगे, और फिर हम उसका अलग अलग टाइप देखेंगे कि जैसे रेजर पेजेस क्या होते हैं, माइक्रो सर्विसेज हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो टाइप ऑफ अलग अलग दिखाएंगे हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करूंगा एमवीसी। सो अपने आप यहाँ पे आ गया, देखो एएसपी डॉट नेट कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, अब इसको मैं अलग तौर से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो एमवीसी का फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता चल गया है कि भाई मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम टेम्पररी लिख देता हूँ, जैसे कि माय फर्स्ट ऐप। ओके, इसको मैंने सर्च नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉट नेट कोर का कौन सा वर्जन मेरे पास फिलहाल अवेलेबल है, 8। और अगर मैं गौर से देखूँ तो मुझे यहाँ पे 9 भी मिल जाएगा। ओके, सो फिलहाल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 8 वर्जन, क्योंकि एलटीएस है और ये स्टैंडर्ड है, मतलब साल 2 साल में बंद हो जाएगा इसका सपोर्ट। एलटीएस का है तो लॉन्ग टर्म है, मिनिमम 3 साल तो सपोर्ट दे ही देता है माइक्रोसॉफ्ट, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। ओके, इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। तब तक मैं आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में बता दूं कि भाई मेरे पास जो मॉडल व्यू कंट्रोलर आता है, तो मॉडल माने सिंपल एक एप्लीकेशन का एक ऐसा एरिया कि जहां पर मैं मेरा डेटाबेस का अम, हम एक तरह से बता सकते हैं कि भाई मेरे डेटाबेस का जो कुछ भी मतलब मॉडल आएगा मेरे पास, एक सिंपल एक क्लास होगा। ओके, जिसके अंदर मैं डेटाबेस का जो जो यूज करने वाला हूँ वो मेरे लिए यहाँ पे उसका एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सेकंड है व्यू। व्यू मतलब जो हम एप्लीकेशन का यूआई देखते हैं, इन जनरल हमारा स्क्रीन हम बोलेंगे उसको सिंपल फॉर्म में। ओके, और कंट्रोलर का नाम तो ऑब्वियसली कंट्रोलर, तो उसका मीनिंग भी वही हो जाता है कि एग्जैक्ट कंट्रोलर मतलब क्या। तो एक कंट्रोलर मतलब एक काइंड ऑफ क्लास है मेरे पास, जो मेरे पूरे एप्लीकेशन का डेटा कैसे फ्लो होना चाहिए, डाटा कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, कौन सी सिक्योरिटी लगानी चाहिए, ये मैनेज करने का काम मेरा कंट्रोलर करेगा। सो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जो प्रोजेक्ट अभी फिलहाल के लिए रेडी हुआ है, ब्लैंक प्रोजेक्ट है, एम्प्टी है, मतलब एक डिफॉल्ट टेम्पलेट है हम उसको बोलेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई मेरे पास व्यू है, मॉडल है और कंट्रोलर भी है। ओके, हाँ, हो सकता है कि इसका अरेंजमेंट सॉर्टिंग काइंड ऑफ अलग अलग हो सकता है। okay? तो डिपेंड करता है कि बाय डिफॉल्ट तो सॉर्टेड में ही है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोलर मॉडल एंड व्यू। अब बात आ गई कि भाई ये ऊपर क्यों नहीं सॉर्ट हुआ। तो ये जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज आपको सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये जो ऊपर के फोल्डर्स दिख रहे हैं, ये फोल्डर्स सिर्फ और सिर्फ आपको विजुअल स्टूडियो के अंदर दिखेंगे। ये आपको आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर अगर आप ब्राउज करोगे तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये प्रायोरिटी बेसिस पे आते हैं। इसलिए वो बोलता है कि भाई पहले इनको देख लो आप, फिर आपके आपके प्रोजेक्ट पे यहाँ पे ध्यान दो। मुझे कोई फिलहाल जरूरत नहीं उस चीज की। ओके, मेरा फिलहाल के लिए फोकस आएगा आप लोगों के लिए ये 3 फोल्डर्स पे, कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड व्यू। हाल फिलहाल हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो है मॉडल्स। उसके अंदर मतलब जो फोल्डर है उसके अंदर है मॉडल, मॉडल्स के अंदर फिलहाल के लिए
एरर व्यू मॉडल डॉट सी एस है। अब डॉट सी एस के अंदर मेरे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये एम्प्टी है। वैसे भी मुझे इसको कुछ लेना देना है नहीं आज, राइट नाउ। ये फिलहाल के लिए हम इसको क्लोज ही कर देंगे, स्किप ही कर देंगे। ओके, मतलब मुझे सिर्फ दिखाना था कि भाई मॉडल्स के अंदर अलग से कुछ नहीं आएगा। आपके डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स आएंगे उस टेबल के नाम से आपके पास क्लास आएगा, और क्लास के अंदर जो कुछ भी प्रॉपर्टीज होंगे, जैसे कि कोई हम वेरिएबल्स बनाते हैं, जैसे स्ट्रिंग टाइप का हो गया, डेट टाइम का हो गया, या फिर बुलियन टाइप का हो गया, नंबर टाइप का हो गया, वो सारे एट्रीब्यूट्स मेरे आएंगे मेरे कॉलम्स के नाम से। जो मेरे डेटाबेस के अंदर जो टेबल होगा, उसके टेबल के अंदर जो कुछ कॉलम्स होंगे, फील्ड्स होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे, वो हम यहाँ पर मैप करेंगे। वो हम डे बाय डे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। दूसरा, कंट्रोल सॉरी व्यू। तो व्यू क्या करता है मेरा, कि जो मुझे एक्चुअल यूआई दिखाना है यूजर को, वो यूआई दिखाने का काम करेगा। जैसे अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट एक होम फोल्डर आ गया, कि जो मेरा डिफॉल्ट मोड पे वो काम करेगा। ओके, दूसरा आता है शेयर्ड, जो मेरे पूरे एप्लीकेशंस के साथ में कुछ डिफॉल्ट लाइब्रेरीज होंगी कि जो सबके लिए एक जैसा काम करेगा, जिसको हम जनरली मास्टर पेज बोलते हैं। कि अगर मैं इस मास्टर पेज को इसको लिंक कर दूं, तो मेरा पूरा एप्लीकेशन का थीम कॉन्सेप्ट जो होगा, यूआई, वो एक जैसा दिखेगा। मतलब ना मुझे कोई बार बार लाइब्रेरी लोड करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे सीएसएस हर एप्लीकेशन हर पेज के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट हर एप्लीकेशन के लिए लोड करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैंने लोड करवा दी, बात खत्म। तो वो मुझे करना पड़ेगा मेरे लेआउट डॉट सी एस एस टी में। अभी अंडरस्कोर लेआउट का मतलब होगा मेरा, ये बाय डिफॉल्ट लोडिंग पेज है, ये मेरा टेम्पलेट है। ओके, और सी एस एस टी में लगा है मेरा सी शार्प एच टी एम एल एप्लीकेशन टाइप फाइल। ओके, सी शार्प एच टी एम एल फाइल। तो अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ आपको, तो बाय डिफॉल्ट उसने यहाँ पे बता दिया कि भाई हम बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप। उसके बाद कुछ जावा स्क्रिप्ट जे क्वेरीज वगैरह जो होंगे मेरे, वो नीचे आ गई। और यहाँ पे मैं फुटर देख रहा हूँ, फुटर पे क्या क्या यूज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो क्लास कंटेनर है, इसके अंदर हम दिखा रहे हैं रेंडर बॉडी। अब ये एट रेंडर बॉडी क्या करेगा, कि जहाँ जिस जिस पेज पे मैं अंडरस्कोर लेआउट इंपोर्ट करवा रहा हूँ, मतलब उसको बोल रहा हूँ कि भाई मेरा टेम्पलेट जो होगा, मास्टर जो होगा, या फिर लेआउट पेज जो होगा, वो लेआउट डॉट सी एच एस टी एम एल होगा। तो उसका जो कुछ भी कंटेंट होगा वो बाय डिफॉल्ट इस पेज के अंदर आएगा। अब मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे आएगा ये। इसका एक सिंपल फंडा, अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो। एक डिफॉल्ट एरर पेज भी दिखा दिया है, जैसे कि कुछ तो भी गलत हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, तो हम उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये टेम्पलेट उन्होंने बता दिया है, हमें बना के दे दिया है। एन एरर ऑकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट समथिंग। उसको जरूरत नहीं तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। हम हमारे कस्टम एरर मैसेज भी दिखाएंगे बाद में। फिलहाल के लिए हम सिर्फ समझ रहे कि भाई प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है। ठीक है, होम के अंदर मैं आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास दो फाइल्स बनी हुई हैं, जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल सी एस एस टी एम एल एंड प्राइवेसी डॉट सी एस एस टी एम एल। तो इंडेक्स डॉट सी एच एस टी एम एल मेरे लिए क्या काम करेगा, तो ये काम करेगा मेरा बाय डिफॉल्ट पेज जो हम लोड करते हैं वो होगा। कोई भी एक वेबसाइट लो, या कोई भी, अगर जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूँ गूगल डॉट कॉम, तो गूगल डॉट कॉम के अंदर भी जो मेरा फर्स्ट पेज होगा, जो हम लैंडिंग पेज बोलते हैं, कोई भी एक वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो उसका जो फर्स्ट पेज आपको दिखता है वो होता है जनरली, कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। मैं जानबूझकर यहाँ पे नोटपैड लिख ले देता हूँ ताकि हमें लिखने में आसानी हो। जिसमें आएगा मेरा नोटपैड, सॉरी मैंने नोटपैड ही डाल दिया, इंडेक्स। इसमें बाद आता है मेरा होम, उसके बाद में आता है मेरा डिफॉल्ट, या फिर आप कोई कस्टम पेज जो आप चाहो वो उसको वहां पे बता सकते हो, या आप सेटिंग में बताना पड़ेगा कौन सा कस्टम वाला। अदरवाइज इन तीनों में से कोई भी एक फाइल का नाम अगर मिलता है, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका लॉन्च पेज या फिर लैंडिंग पेज हो जाता है। कंसिडरली इंडेक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऐड होता रहता है, बाय डिफॉल्ट वो लोड होता है। ठीक है, यहाँ पे लिंक्स भी आ गई, नेविगेशन बार यूज हुआ है बूटस्ट्रैप का। अब बूटस्ट्रैप हम बार बार तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि आप अगर आपको देखना होगा तो आप गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम पे जाके उसको पढ़ सकते हो कि काम कैसे करता है। ओके, सो सिमिलर, मुझे बस अभी फोकस करना है एप्लीकेशन के डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो दूसरा है अपना
मतलब तीसरा फोल्डर जो अपना बचा था वो था कंट्रोलर्स। अब ये कंट्रोलर्स क्या करेगा मेरा, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करता है कि भाई मुझे क्या दिखाना है और कैसे दिखाना है। जैसे आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे होम कंट्रोलर नाम से एक एप्लीकेशन मतलब एक क्लास बना है, जो कि एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, मतलब उसको इनहेरिट कर रहा हूँ कंट्रोलर को उसके अंदर। मतलब ये कंट्रोलर मेरा पेरेंट क्लास हो गया है, इसको मैं इनहेरिट करवा रहा हूँ मेरे होम कंट्रोलर क्लास के अंदर। ठीक है। अब ये लॉगर वगैरह आप फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हो, डोंट माइंड। ओके, हम फोकस कर रहे हैं यहाँ से इंडेक्स मेथड से। अब ये होम कंट्रोलर जनरली माइक्रोसॉफ्ट का जो डॉट नेट कोर है या फिर कोई जो टूल है इसको जो कंपाइल करता है, वो सबसे पहले फोकस क्या करता है कि भाई मेरे पास कौन से कंट्रोलर्स अवेलेबल है। ऑब्वियस है, कंट्रोलर है तो मेरे पास कंट्रोलर नाम आएगा उसमें। ये कोडिंग स्टैंडर्ड अब डिफाइंड हो चुका है सबका। ओके, तो उसी नाम का एक व्यू होगा मेरे पास। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास होम कंट्रोलर है, तो फॉरगेट अबाउट द कंट्रोलर, जस्ट फोकस ऑन होम। तो मेरे पास एक होम नाम का फोल्डर भी होगा व्यूज के अंदर। तो ये अपने आप चीजें समझ में आ जाती है आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। तो मतलब अगर मेरे पास आगे चलकर पेशेंट कंट्रोलर नाम का एक क्लास होगा, तो ये ध्यान में रखना है कि भाई पेशेंट कंट्रोलर होगा तो मेरे पास एक फोल्डर भी होगा व्यूज के अंदर जिसका नाम हो सकता है पेशेंट हो। ओके, हम उसको अलग से डिफाइन भी कर सकते हैं, वो बाद में बताऊंगा मैं डिफाइन कैसे करना है। लेकिन जो कोडिंग स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट फॉलो किए जाते हैं हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास होम कंट्रोलर है तो होम व्यूज भी हैं, और जितने मेरे पास व्यूज होंगे उतने व्यूज के मेरे पास हाल फिलहाल में यहाँ पर मेथड्स लिखे हैं। ठीक है। अब ये आई एक्शन रिजल्ट क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, आई एक्शन मतलब मेरा इंटरफेस हो गया। एक्शन रिजल्ट करना है मुझे, कुछ तो भी रिजल्ट देना है, कोई एक्शन मैं जब परफॉर्म करूंगा तो क्या करना है मुझे। एक इंडेक्स मेथड मैंने बना दी और उसको सिर्फ बोल दिया कि भाई मुझे व्यू रिटर्न करना है। अब रिटर्न व्यू मतलब क्या हो जाएगा कि मेरा कोई भी एक एचटीएमएल का पेज होगा जो मुझे रेंडर करना है। ठीक है, तो बात यहाँ तक ही आ रही है कि सिंपल है कि लेकिन मैं कौन सा व्यू रेंडर करना है, कौन सा पेज रेंडर करना है, मुझे ये मैंने यहाँ पे बताया नहीं। तो ये जनरली अजम्पशन हो जाता है कि जिस मेथड को आप कॉल कर रहे हो उसी मेथड के नाम का व्यू रेंडर हो जाए। जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स नाम का मेथड है, तो इंडेक्स नाम का मेथड मुझे रिटर्न व्यू कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू रिटर्न करेगा, वो मेरा होम के अंदर वाला इंडेक्स। और सेम प्राइवेसी नाम का है, तो प्राइवेसी के अंदर वाला जो अपने आप व्यू रिटर्न करेगा वो कौन सा आएगा, प्राइवेसी वाला। ठीक है, एज सिंपल, मतलब कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें। हम सिर्फ फिलहाल के लिए उसको रन करके देखते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हम बिल्ड कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, इट इज एक्सपेक्टेड। और जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा हम चेक करते हैं, एप्लीकेशन ब्राउजर भी ओपन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपना वेलकम नाम से पेज आ गया, होम और प्राइवेसी। ठीक है, अब ये होम और प्राइवेसी मेरे पास ऑलरेडी डिफाइंड है। कहाँ पर है, हमने देखा था अंडरस्कोर लेआउट के पेज के अंदर, शेयर्ड के अंदर अंडरस्कोर लेआउट। यहाँ पे आप देख सकते हो होम, सॉरी ये इंडेक्स मेथड मेरी आ गई और ये प्राइवेसी मेथड आ गई। उसके बाद यहाँ पे मुझे बताया जाता है कि भाई कंट्रोलर कौन सा है, आपका होम कंट्रोलर है। उसके अंदर से हमको क्या करना है, इंडेक्स मेथड रेंडर करनी है या फिर एग्जीक्यूट करनी है और प्राइवेसी मेथड एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, हाँ सिंपल, ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। तो फिलहाल के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे नया व्यू रेंडर बनाना और उसको रेंडर करना और उसको सेम इसको लिंक भी कैसे करना है। ठीक है, कुछ हो, कुछ अपडेट चाहिए, कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप आपका कमेंट्स सेक्शन में आप आपका क्वेश्चन डाल सकते हो। थैंक यू।